आज हम इंजीनियरिंग की दुनिया में थोड़ा गहरे उतरते हैं। मतलब ये सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें या भारी मशीनें ही नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में सोचने का एक तरीका है। समस्याओं को कैसे देखें, कैसे सुलझाएं। ये एक नजरिया है जो हजारों सालों में धीरे धीरे विकसित हुआ है। हाँ, मतलब ये कि कैसे इंसानों ने प्रकृति को समझा और फिर उसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करना सीखा। ये कहानी तो शायद बहुत पुरानी होगी। बहुत पुरानी, जब से इंसान ने शायद पहला पत्थर का औजार बनाया होगा, तब से ही इसकी शुरुआत मान सकते हैं। अच्छा, इतिहास की बात करें तो अक्सर बड़ी चीज़ें ही दिमाग में आती हैं। जैसे मैंने सुना है मेसोपोटामिया में दुनिया की पहली नहरें बनी थी। पर क्या ये सच है कि वहाँ अगर कोई गड़बड़ हो जाए, मान लीजिए निर्माण में, तो सज़ा भी मिलती थी? हाँ हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। वहाँ एक राजा थे, हम्मुराबी। उनका एक कानून था बाकायदा। कानून? कैसा कानून? कि अगर किसी बिल्डर ने घर बनाया और वो मान लीजिए गिर गया और घर के मालिक की मौत हो गई उसमें, ओह, तो उस बिल्डर को मौत की सजा दी जाएगी। क्या बात करें, मौत की सज़ा? हाँ, सोचिए उस जमाने में भी क्वालिटी और जिम्मेदारी को कितना अहम माना जाता था। बाप रे, ये तो आज के हिसाब से सोचे तो बहुत ही ज्यादा सख्त लगता है। पर हाँ, जिम्मेदारी का एहसास तो कराता है जबरदस्त। बिल्कुल। फिर मिस्र चलते हैं। पिरामिड, वो कैसे बनाए होंगे? इतने भारी पत्थर, कुछ तो कहते हैं 30-30 टन के, और वो भी बिना आज की क्रेनों मशीनों के। ये वाकई में आज भी एक रहस्य जैसा ही लगता है कई लोगों को, पर उनकी सटीकता, उनकी प्लानिंग कमाल की थी। कमाल की थी, हाँ। फिर रोमन्स को देखिए, उन्होंने कैसी शानदार सड़कें बनाई, पानी को दूर दराज के शहरों तक लाने के लिए वो जो पुल जैसे रास्ते बनाते थे। एक्वेडक्ट्स। हाँ, एक्वेडक्ट्स। और उन्होंने एक खास किस्म का सीमेंट भी खोजा था, हाइड्रोलिक सीमेंट। वो पानी के नीचे भी सख्त हो जाता था। ये सब बेहतरीन इंजीनियरिंग थी। सही बात है। और फिर मध्य युग आया, गोथे कैथीड्रल बने, उनकी बनावट भी तो कमाल है। और उसी दौरान पवन चक्की, पानी की चक्की, ये सब चीजें भी आईं। और इंजीनियर शब्द भी शायद तभी इस्तेमाल होना शुरू हुआ, युद्ध की मशीनें बनाने वालों के लिए। अच्छा, ये इंजीनियर शब्द वहां से आया। फिर तो विज्ञान का जमाना आया, गैलीलियो, न्यूटन, और फिर औद्योगिक क्रांति। हाँ, वो तो एक बड़ा मोड़ था। जेम्स वॉट का स्टीम इंजन, फिर बिजली आई, एडिसन, टेस्ला, पूरी दुनिया ही बदल गई। सब कुछ बदल गया। और 20वीं सदी तो खैर, हवाई जहाज उड़ने लगे, गाड़ियां आम होने लगी, कंप्यूटर आ गए। वो छोटी सी चिप, ट्रांजिस्टर और फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, उसने तो आज की डिजिटल दुनिया की नींव ही रख दी। ये सब इंजीनियरिंग के ही तो नज़ारे हैं। बिल्कुल। तो इतने सारे उदाहरण हमने देखे। अगर अब इसे थोड़ा सरल शब्दों में बांधना हो, तो इंजीनियरिंग आखिर है क्या, और ये विज्ञान से अलग कैसे है? देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं, वैज्ञानिक ज्यादातर ये खोज करते हैं कि चीजें क्या हैं या प्रकृति कैसे काम करती है। हाँ। इंजीनियर उसी ज्ञान का, उसी समझ का इस्तेमाल करके ऐसी चीजें बनाते हैं जो पहले नहीं थी और जो इंसानों के काम आ सकें। अच्छा। इसमें गणित और विज्ञान तो लगता ही है, वो आधार है, पर साथ में अनुभव, अंदाजा और सही फैसले लेने की जो क्षमता है, वो भी बहुत जरूरी है। मतलब सिर्फ थ्योरी जानना काफी नहीं है, उसे अमल में लाना, कुछ बनाना जरूरी है। और ये काम शायद अकेले नहीं होता होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक टीम वर्क है। इंजीनियर के साथ टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, कारीगर होते हैं। सबका अपना रोल होता है, अपनी विशेषज्ञता होती है। हाँ, जैसे अलग अलग तरह के इंजीनियर भी होते हैं। सिविल वाले पुल, सड़कें, इमारतें बनाते हैं। सही। मैकेनिकल वाले मशीनें और इंजन डिजाइन करते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले बिजली के सिस्टम से लेकर छोटी छोटी कंप्यूटर चिप्स तक पर काम करते हैं। फिर केमिकल इंजीनियर है, एरोस्पेस, कंप्यूटर, इंडस्ट्रियल, बहुत सारे क्षेत्र हैं। ये तो फिर सिर्फ एक तकनीकी काम नहीं हुआ, इसमें तो काफी जिम्मेदारी भी जुड़ी होगी, खासकर जब आप ऐसी चीजें बना रहे हैं जिनका असर लोगों की सुरक्षा पर पड़ता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। इंजीनियरिंग सिर्फ एक नौकरी नहीं, ये एक पेशा है, प्रोफेशन, जैसे डॉक्टरी है या वकालत है। अच्छा, प्रोफेशन? हाँ, और हर प्रोफेशन के अपने कुछ नैतिक सिद्धांत होते हैं, कोड ऑफ एथिक्स होता है। इंजीनियरिंग का सबसे पहला, सबसे जरूरी सिद्धांत यही है कि जनता की सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य और उनका कल्याण, ये सबसे ऊपर है, सर्वोपरि। यानी इंजीनियर जो भी डिजाइन करे, जो भी बनाए, वो सुरक्षित होना चाहिए, लोगों को उससे कोई खतरा ना हो। बिल्कुल। और दूसरी अहम बात, उन्हें सिर्फ वही काम हाथ में लेना चाहिए जिसमें उनकी विशेषज्ञता हो। ऐसा नहीं कि कोई भी काम ले लिया। और हमेशा ईमानदार रहना, निष्पक्ष रहना, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए आप देखेंगी कि कई देशों में, कई जगहों पर
प्रैक्टिस करने के लिए बाकायदा लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो योग्य हैं और नियमों का पालन करेंगे। सही। नैतिकता वाली बात को थोड़ा और समझना चाहूंगा। मान लीजिए कोई इंजीनियर है और वो किसी बिल्डिंग का डिजाइन देख रहा है, किसी और का बनाया हुआ, और उसे लगता है कि इसमें सुरक्षा के लिहाज से कोई कमी है, तो नैतिक रूप से उसे क्या करना चाहिए? ये एक क्लासिक उदाहरण है नैतिक दुविधा का। उसके पास कई रास्ते हो सकते हैं। वो चुप रह सकता है या शायद सोचे कि मैं चुपचाप इसे ठीक कर दूं किसी को बिना बताए। लेकिन नैतिक रूप से जो सही रास्ता माना जाता है वो ये है कि वो ईमानदारी से जो भी संबंधित व्यक्ति है, चाहे वो मालिक हो या कोई अथॉरिटी, उसे उस कमी के बारे में साफ साफ बताए। भले डिजाइन उसने न बनाया हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ बात जनता की सुरक्षा की है, वो सबसे ऊपर है। तो सिर्फ तकनीकी रूप से सही होना काफी नहीं है, नैतिक रूप से सही होना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे ज्यादा जरूरी है। सही कहा। मतलब सिर्फ तकनीकी ज्ञान ही नहीं, बल्कि सही और गलत की पक्की समझ और ईमानदारी, ये एक अच्छे इंजीनियर के लिए बेहद जरूरी गुण है। बिल्कुल। और इंजीनियरिंग का ये सफर तो देखिए रुका नहीं है। आज भी इंजीनियरों के सामने कितनी नई चुनौतियां हैं। जैसे ऊर्जा के नए साफ सुथरे स्रोत खोजना है, पर्यावरण को बचाना है, हमारा जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ठीक रखना है, टेक्नोलॉजी का सही और सुरक्षित इस्तेमाल कैसे हो, ये सब बड़े सवाल हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम कुछ दिलचस्प आइडियाज देख रहे हैं सीखने के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और कैसे अपने आइडियाज दूसरों तक पहुंचाएं। हाँ, ये सिर्फ रट्टा मारने जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना कि अपने दिमाग का बेस्ट इस्तेमाल कैसे करें। बिल्कुल, है ना? सफलता के लिए। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, सफलता सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या करना है, ज्यादा जरूरी है ये समझना कि कैसे सीखना है, कैसे सोचना है। हाँ। और फिर अपनी सोच को सही ढंग से, प्रभावी ढंग से दूसरों को बताना कैसे है। सही। ये एक आर्ट भी है और साइंस भी। तो चलिए सीखने से ही शुरू करते हैं। ऐसा लगता है कि जानकारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में कई स्टेप से गुजरती है, ऐसे नहीं चली जाती। हाँ बिल्कुल। सोचिए, पहले जानकारी हमारी इंद्रियों से आती है, देखना, सुनना वगैरह। ओके। और ये कुछ सेकंड्स के लिए एक जगह रहती है जिसे सेंसरी रजिस्टर कहते हैं। अच्छा, सेंसरी रजिस्टर। हाँ, एक तरह का वेटिंग रूम समझ लीजिए। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते ना तो वो वहीं से गायब, फ्लश आउट। अरे, तो ध्यान देना, अटेंशन, वो सबसे पहला और जरूरी कदम है। एग्जैक्टली। अच्छा, और अगर ध्यान दिया तो फिर वो जानकारी कहाँ जाती है? तो जिस जानकारी पर हम ध्यान देते हैं वो जाती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी? हाँ, इसे वर्किंग मेमोरी भी कह सकते हैं। ये हमारी एक्टिव सचेत मेमोरी है। यहीं हम उस जानकारी पर काम करते हैं, सोचते हैं। लेकिन इसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। अच्छा, कितनी? ज्यादा नहीं, शायद 10-20 सेकंड तक ही जानकारी यहाँ टिकती है अगर हम उसे दोहराएं नहीं या प्रोसेस ना करें। ओह, जैसे किसी का फोन नंबर याद रखने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल वही। अगर बार बार मन में ना दोहराएं तो भूल जाते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर लंबे समय तक याद रखने के लिए क्या करना होता है? उसके लिए जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना होता है। ओके। और वो होता है दोहराव, रिहर्सल से, या फिर उसे पहले से मौजूद जानकारी से जोड़ने से। कनेक्शन बनाना। हाँ, कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी ही कैपेसिटी तो समझिए लगभग अनलिमिटेड है। वाह। लेकिन यहाँ जानकारी बस स्टोर नहीं होती, वो ऑर्गेनाइज्ड होती है। और जितने ज्यादा कनेक्शंस हम बनाते हैं ना, उतना ही आसान होता है उसे बाद में याद करना, रिकॉल करना। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ क्लास में जाकर बैठ जाना या किताब पढ़ लेना काफी नहीं है? अरे बिल्कुल नहीं, एक्टिवली सीखना पड़ता है। एक्टिवली ध्यान से सुनना, सवाल पूछना, हाँ। पढ़ने के लिए नियमित रूप से एक शांत जगह ढूंढना, और शायद सबसे जरूरी क्या, एक पॉजिटिव रवैया रखना। ये सोचना कि आप सीखना चाहते हैं, ये नहीं कि आपको सीखना पड़ रहा है। हाँ, ये माइंडसेट वाली बात है। बिल्कुल। और हाँ, एक और चीज, जैसे परीक्षा से पहले घबराने के बजाय अगर आप कल्पना करें कि आप अच्छा कर रहे हैं तो उससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सही बात है। ये तो हुई सीखने की बात। अब जरा प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आते हैं। समस्याओं को हल करने का क्या कोई खास तरीका होता है जैसे शायद इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हो? हाँ, अक्सर एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है, एक ढांचा कह सकते हैं। कैसा ढांचा? पहले प्रॉब्लम को ठीक से समझना, उसे डिफाइन करना, फिर उससे जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा करना। ओके। फिर क्रिएटिव सॉल्यूशंस के बारे में सोचना, ब्रेनस्टॉर्म करना। फिर एक शुरुआती डिजाइन या प्लान बनाना। ठीक है। उसको इवैल्यूएट करना,
देखना कि वो काम करेगा या नहीं, और फिर सबसे अच्छे वाले को लागू करना। ये तो काफी सीधा लगता है। हाँ, सुनने में सीधा लगता है, पर असल में ये हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं चलता। कई बार आपको पीछे जाना पड़ता है, किसी स्टेप को दोहराना पड़ता है। अच्छा, मतलब वापस जाके कुछ बदलना भी पड़ सकता है। बिल्कुल। और आपने कहा क्रिएटिव सॉल्यूशंस, ये कहाँ से आते हैं? कई बार तो ऐसा लगता है दिमाग अटक गया है, एक ही तरह से सोच पा रहे हैं। हाँ, अटकना ये बहुत कॉमन है। इसे फिक्सेशन या मेंटल सेट कहते हैं। फिक्सेशन? हाँ, मतलब हम प्रॉब्लम को एक खास तरीके से देखने के आदी हो जाते हैं और उससे बाहर नहीं सोच पाते। जैसे? कोई उदाहरण? वो 9 डॉट्स वाली पजल याद है? 9 बिंदु होते हैं और उन्हें 4 सीधी लाइनों से जोड़ना होता है बिना पेन उठाए। हाँ हाँ, याद है, बड़ी मुश्किल थी। मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि लाइनें उन डॉट्स के बक्से के अंदर ही रहनी चाहिए। ओह, जबकि समाधान के लिए आपको लाइनों को उन डॉट्स के दायरे से बाहर ले जाना पड़ता है, बॉक्स के बाहर सोचना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ क्रिएटिविटी का रोल आता है। बिल्कुल। पर क्या क्रिएटिविटी कुछ खास लोगों में ही होती है या ऐसे कोई भी डेवलप कर सकता है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब है कि आपके पास जो जानकारी या अनुभव पहले से हैं, उन्हें नए अनोखे पैटर्न में ढालना। अच्छा, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से सुधारा जा सकता है। कैसे? इसमें अक्सर ऐसा होता है कि आप पहले बहुत गहराई से सोचते हैं, अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं, और फिर दिमाग को थोड़ा रेस्ट देते हैं। इसे इंक्यूबेशन कहते हैं। जैसे प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। ओके, इंक्यूबेशन। और फिर अचानक से शायद कुछ और करते हुए एकदम से आइडिया या सॉल्यूशन चमकता है। उसे इल्यूमिनेशन कहते हैं। हाँ, जैसे कभी कभी नहाते हुए या वॉक करते हुए एकदम से कोई बढ़िया आइडिया आ जाता है। बिल्कुल वही। अच्छा, मान लीजिए प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, क्रिएटिव सॉल्यूशन भी मिल गया। हाँ। अब उसे दूसरों को बताना भी तो है, कम्युनिकेट करना। हाँ, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। खासकर इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स में तो कम्युनिकेशन रीढ़ की हड्डी है। आपको अपने आइडिया साफ साफ लिखने आने चाहिए, चाहे वो छोटा सा मेमो हो या पूरी डिटेल रिपोर्ट या फिर बिल्कुल सटीक स्पेसिफिकेशंस। क्लैरिटी जरूरी है। हाँ, स्पष्टता और संक्षिप्तता, टू द पॉइंट बात। और सिर्फ लिखना ही काफी है या विजुअल्स जैसे चित्र या ड्राइंग्स वो भी जरूरी है? ओ, बहुत जरूरी। खासकर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, वो तो एक तरह की यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यूनिवर्सल लैंग्वेज? हाँ, क्योंकि उनमें स्टैंडर्ड लाइंस और सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, तो कोई भी इंजीनियर कहीं भी हो उसे देखकर डिजाइन को ठीक वैसा ही समझेगा जैसा बनाने वाले ने सोचा था। अच्छा। अलग अलग व्यूज होते हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, जो ऑब्जेक्ट को हर एंगल से दिखाते हैं, और सेक्शन व्यूज होते हैं जो अंदर के डिटेल्स दिखाते हैं। ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, सब एक ही पेज पर हो। एग्जैक्टली। और अगर अपनी बात बोलकर बतानी हो, जैसे प्रेजेंटेशन देनी हो, तो भी सिद्धांत वही रहते हैं, तैयारी, क्लैरिटी और अपने ऑडियंस से कनेक्ट करना। विजुअल एड्स जैसे स्लाइड्स बहुत पावरफुल हो सकते हैं। हाँ, स्लाइड्स तो आजकल आम है। हाँ, पर उन्हें सिंपल रखना जरूरी है, पढ़ने में आसान हो, और जो आप बोल रहे हैं उससे सपोर्ट करें, उसे ध्यान ना भटकाएं। बहुत ज्यादा टेक्स्ट या उलझाने वाले ग्राफिक्स नहीं होने चाहिए। सही कहा, कम ही ज्यादा है शायद। बिल्कुल। और हाँ, एक आखिरी बात जी, हमेशा ये पक्का कर लें कि आप जिन विजुअल्स को दिखाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोजेक्टर, स्क्रीन, वो ठीक से काम कर रही हो। हाँ, वो तो है। टेक ग्लिच बहुत परेशान करते हैं। बिल्कुल, वो पूरी लैब बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए आज हम ये वो चीजें हैं जो इंजीनियरिंग या किसी भी तकनीकी काम में रोज काम आती हैं। सोचिए, जब इंजीनियर कोई पुल बनाते हैं या कोई मशीन डिजाइन करते हैं तो उन्हें कितनी सारी गणनाएं, कितने सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ गणित सही होने की बात नहीं है होस्पी का। हाँ, सबसे जरूरी चीजों में से एक है कि इन गणनाओं को आप पेश कैसे करते हैं। एकदम साफ स्पष्ट तरीके से लिखना, ये बहुत जरूरी है। क्यों? मतलब साफ क्यों होना चाहिए? ताकि कोई दूसरा इंजीनियर उसे आसानी से समझ सके। हाँ, है ना, उसे जांच सके या शायद उसी काम को आगे बढ़ा सके। हाँ, सही बात है। टीम वर्क में तो ये और भी जरूरी हो जाता होगा। बिल्कुल। तो एक व्यवस्थित तरीका होना चाहिए कि भाई क्या जानकारी दी गई है, क्या पता करना है और हल तक कैसे पहुंचे। कई बार तो रेखा चित्र मतलब स्केच वगैरह भी बहुत मदद करते हैं समझाने में। ये स्पष्टता तो बहुत ही अहम है। अच्छा, और इन गणनाओं का जो आधार है वो तो संख्याएं हैं। हम आमतौर पर दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं,
0 से 9 अंक। हाँ, जिसमें अंक का स्थान, उसकी जगह, उसका मान तय करती है। जैसे 123 में 1 का मतलब 100 है। सही। और तकनीकी दुनिया में, जैसे कंप्यूटर्स में, एक और सिस्टम चलता है, बाइनरी, सिर्फ 0 और 1। हाँ, वो ऑन ऑफ वाला सिस्टम। बिल्कुल, ऑन या ऑफ स्विच की तरह। अच्छा, किसी भी चीज को नापने के लिए हमें आयामों की जरूरत होती है, डायमेंशंस की। आयाम जैसे कि? जैसे लंबाई, समय, वजन, या सही कहें तो द्रव्यमान, मास। हाँ। ये कुछ बुनियादी आयाम हैं। अच्छा। और इनसे मिलकर दूसरे आयाम बनते हैं, जैसे गति, स्पीड। वो क्या है? लंबाई बटे समय। हाँ, या क्षेत्रफल, एरिया, लंबाई गुणा लंबाई। बिल्कुल। और इन आयामों को बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए हमें चाहिए इकाइयां, यूनिट्स। जैसे लंबाई के लिए मीटर या फुट। हाँ, और समय के लिए सेकंड या घंटा। और यहीं पर एकरूपता, मतलब कंसिस्टेंसी, बहुत जरूरी हो जाती है। इसीलिए वो एसआई सिस्टम है ना? जी हाँ, सिस्टम इंटरनेशनल, दुनिया भर में एक मानक सिस्टम। इसमें हर चीज के लिए एक तय यूनिट है। जैसे वजन या कहें द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, बल के लिए न्यूटन। हाँ, यहाँ एक कंफ्यूजन होता है अक्सर, द्रव्यमान और वजन। बहुत आम कंफ्यूजन है। एसआई सिस्टम में ये अलग अलग है। द्रव्यमान यानी किसी चीज में पदार्थ कितना है, वो किलोग्राम में है। और बल यानी कोई खिंचाव या धक्का, वो न्यूटन में है। वजन असल में गुरुत्वाकर्षण का बल है, तो वो न्यूटन में नपेगा। अच्छा, तो जब हम वजन कहते हैं, हम असल में बल की बात कर रहे होते हैं, तकनीकी तौर पर। हाँ, तकनीकी रूप से आम बोलचाल में चल जाता है, पर इंजीनियरिंग गणनाओं में ये फर्क बहुत जरूरी है। और इसीलिए इकाइयों का ध्यान रखना इतना जरूरी है। हाँ, कैसे? इसे डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। मतलब आप समीकरण के दोनों तरफ की इकाइयां देखकर चेक कर सकते हैं। अगर आप गति निकाल रहे हैं तो जवाब मीटर प्रति सेकंड में ही आना चाहिए। हाँ, किलोग्राम प्रति घंटा में नहीं। बिल्कुल नहीं। इससे बड़ी गलतियां पकड़ी जा सकती हैं। ये तो वाकई काम की चीज है। अच्छा, अब इकाइयों के बाद बात आती है सटीकता की। जब हम कोई चीज नापते हैं तो वो एकदम परफेक्ट तो नहीं होती ना, थोड़ी बहुत ऊंच नीच रहती है। कभी नहीं होती। हमेशा थोड़ी अनिश्चितता होती है। और यहीं पे सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट आता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी गणना का जो नतीजा है, वो आपके सबसे कम सटीक माप से ज्यादा सटीक नहीं दिखना चाहिए। मतलब एक उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, मान लीजिए आपने एक लंबाई नापी 2.5 मीटर। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हाँ। और दूसरी नापी 1.23 मीटर। इसमें 3 है। ठीक है। अब अगर आप इन्हें गुणा करते हैं तो कैलकुलेटर शायद बहुत सारे अंक दिखाएगा। जी। लेकिन आपको अपना जवाब सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही देना चाहिए, क्योंकि आपका सबसे कम सटीक माप 2.5 मीटर 2 ही फिगर्स का था। अच्छा, तो ज्यादा अंक लिख देना एक तरह से गलत जानकारी देना हुआ कि हम असल से ज्यादा सटीक हैं। बिल्कुल, ये एक तरह की वैज्ञानिक ईमानदारी है, अपनी माप की सीमाओं को मानना। समझ गया। और अगर संख्याएं बहुत बड़ी हों या बहुत छोटी, जैसे वो अवोगाड्रो नंबर वगैरह? हाँ, उसके लिए साइंटिफिक नोटेशन है। जैसे 6.022 × 10⁻23। लिखने में भी आसान, समझने में भी गलती की गुंजाइश कम। ठीक है, तो ये हो गई संख्याएं, इकाइयां और उनकी सटीकता। अब आते हैं गणितीय उपकरणों पर। अच्छा। अलजेब्रा, बीजगणित का इस्तेमाल कहाँ होता है? वो तो हर जगह है। जहां भी कोई अज्ञात चीज पता करनी हो, हम उसे x या y मान लेते हैं ना, वही बीजगणित है समीकरण हल करने में। हाँ हाँ। और ज्यामिति, ज्योमेट्री? वो आकारों, शेप्स और उनके गुणों से जुड़ी है। क्षेत्रफल, आयतन निकालना, त्रिभुज, वृत्त, इन सब के गुणधर्म। और त्रिकोणमिति, ट्रिनोमेट्री? वो त्रिभुजों के कोणों और भुजाओं वाली। हाँ। ऊंचाई, दूरी नापने में, तरंगों को समझने में बहुत काम आती है। और कैलकुलस, ये थोड़ा मुश्किल लगता है कई लोगों को। कैलकुलस बहुत शक्तिशाली है। ये हमें चीजों के बदलने की दर, रेट ऑफ चेंज, समझने में मदद करता है। सोचिए, गाड़ी की रफ्तार हर पल बदल रही है, वो तात्कालिक रफ्तार कैलकुलस से निकलती है। अच्छा। या कोई टेढ़ा मेढ़ा आकार है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, वहां भी कैलकुलस काम आता है। तो ये सब हो गए गणना करने के तरीके। पर जब हमारे पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है, तब मान लीजिए हमने 100 बार कोई माप लिया। हाँ, तब सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स की भूमिका आती है। उस सारे डेटा को व्यवस्थित करना, उसका औसत, मीन निकालना, या ये देखना कि बीच की वैल्यू, मीडियन क्या है।
सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू आई, मोड। हाँ, और ये भी देखते हैं ना कि डेटा कितना फैला हुआ है। बिल्कुल, स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे पता चलता है कि माप कितने बिखरे हुए हैं या एक जगह केंद्रित हैं। और कई बार डेटा एक खास पैटर्न दिखाता है, जिसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या बेल कर्व कहते हैं। अच्छा, वो घंटी जैसा आकार वाला ग्राफ। जी हाँ, बहुत सी प्राकृतिक चीजों का डेटा वैसा ही होता है। और डेटा को समझने का एक और तरीका है ग्राफ। बिल्कुल, ग्राफ बनाना एक बहुत अच्छा तरीका है डेटा को विजुअलाइज करने का। दो चीजों के बीच क्या रिश्ता है, जैसे क्या पढ़ाई के घंटे बढ़ाने से परीक्षा के अंक बढ़ते हैं। हाँ, और वो रिश्ता कैसा है, सीधी रेखा में या किसी और तरह से? सही, ग्राफ पर वो रिश्ता दिख जाता है। सीधी रेखा, लीनियर, पैराबोला, हाइपरबोला या कोई और कर्व। और ग्राफ देखकर हम उनके बीच का गणितीय समीकरण भी बना सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो तकनीकी काम में सिर्फ सही जवाब ले आना ही सब कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे साफ सुथरे तरीके से पेश करना, मानक इकाइयों जैसे एसआई सिस्टम का सही से इस्तेमाल करना जरूरी है। और अपनी नाप तोल की सीमाओं को समझना, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना। और फिर सही गणितीय और सांख्यिकीय उपकरणों का इस्तेमाल करना, डेटा को समझने और दिखाने के लिए ग्राफ बनाना। जी हाँ, ये सब मिलकर एक मजबूत, भरोसेमंद तकनीकी काम की बुनियाद तैयार करते हैं। तो ये थी कुछ बुनियादी बातें इंजीनियरिंग गणना और विश्लेषण के बारे में। उम्मीद है ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। क्या ये समझने में आसान था? अगर आपके कोई विचार है या लगता है कि हम इसे और बेहतर बना सकते हैं, तो हमें जरूर बताएं। और शायद एक सोचने वाली बात यह भी है कि इन सब व्यवस्थित तरीकों के बावजूद असल दुनिया के प्रोजेक्ट्स में अप्रत्याशित चीजें क्यों हो जाती हैं। खैर, ये फिर कभी